हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ CID, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सिद्धांत, जिस तरह तुम गाड़ी चला रहे हो, डिनर तक तो नहीं, पर हाँ सुबह नाश्ते तक जरूर पहुंच जाएंगे। क्या करें, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसका ध्यान गाड़ी की तरफ कम और बीवी की तरफ ज्यादा होता है। क्यों? सिद्धांत, बदमाशी मत करो। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए पूरे, पर तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत ना अभी तक नहीं गई। तो तुमसे फ्लर्ट करने की आदत तो आखिरी सांस तक नहीं जाएगी। ओहो, देखो किसका फोन आया है। किसी का भी, पर गाड़ी चलाते टाइम फोन उठाना अलाउड नहीं है। अरे सिर्फ हेलो बोल के तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, जल्दी दो। हेलो, सिद्धांत, क्या हुआ सिद्धांत? स्लो चलाओ गाड़ी सिद्धांत। सिद्धांत, सर, ट्रक ड्राइवर। सर, इस ट्रक ड्राइवर का ब्लड टेस्ट करवा लिया है, इसने शराब नहीं पी रखी थी। सर जी, मैं नशे में तो कभी भी गाड़ी नहीं चलाता हूँ। और जहाँ पे एक्सीडेंट का सवाल है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं साहब। गलती नहीं है, दो लोगों की मौत हो चुकी है। कैसे हुआ ये सब? साहब जी, मैं तो सीधा सीधा रास्ते में जा रहा था, पता नहीं ये कार कहाँ से तेजी से आई और सीधा ट्रक से टकरा गई। जी हाँ सर, ये आदमी सच कह रहा है। मैंने भी देखा था, जिस तेजी से ये कार जाकर ट्रक से टकराई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था ये आदमी आत्महत्या करना चाहता हो। आत्महत्या करने का तो और भी तरीके हैं। कोई इतनी भयानक मौत क्यों मरना चाहेगा? सर, हाँ निकल। सर, गाड़ी रिया के नाम पे है, वही औरत जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उस आदमी का पर्स मिला? कोई आईडी वगैरह? सर, आईडी पर्स तो नहीं मिला सर, ये फोन मिला है, लेकिन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। मोबाइल कंपनी से इसके डिटेल्स निकालो और इस रिया के घर जाओ, इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। ये इंसानी दिमाग है, हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा। हम अपनी रोजमर्रा की बातें, अच्छी बुरी कड़वी यादें अपने इस दिमाग में जमा कर लेते हैं। सम्मोहन के बारे में तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक अलग सम्मोहन के बारे में बताने जा रहा हूं। अलग तरह का सम्मोहन? डॉक्टर अनीता, अगर मैं कहूं कि मैं आपको आपकी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए सम्मोहित कर दूं और अगर आपको पता भी ना चले तो फिर? मगर ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। चलिए 1 मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये सम्मोहन कभी ना कभी तो टूटेगा। जी हाँ, टूटेगा। मेरे पास तरीका है उसे फिर से शुरू करने का। जैसे ही आप सम्मोहन से बाहर आएंगी, आपका दिमाग रिवाइंड होकर वापस उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां वो सम्मोहित होने से पहले था। मतलब सम्मोहित होने के बाद का हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा? जी नहीं। और आप सभी लोग इसका असर देखना चाहेंगे? जी सर, पर आप सम्मोहित करेंगे किसे? यहाँ पर तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। आप लोग हैं ना मेरे सब्जेक्ट। अगर मैं आप जैसे काबिल डॉक्टर्स को एक साथ सम्मोहित कर लेता हूँ तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि मेरे सम्मोहन का तरीका काम करेगा या नहीं। ठीक है डॉक्टर दिनकर, हम सब लोग तैयार हैं। तो शुरू करते हैं। यह कैमरा आप लोगों की हर उस हरकत को रिकॉर्ड करेगा जो सम्मोहन के दौरान मैं आप लोगों से करवाऊंगा, क्योंकि सम्मोहन से बाहर आने के बाद आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा।
आप सबको एक साथ ही सम्मोहित करने वाले हैं? जी हाँ, यह भी एक नई प्रगति है सम्मोहन की दुनिया में। मैं आप लोगों के दिमाग को रोशनी और आवाज से अपने काबू में कर लूंगा। इन किरणों को गौर से देखिए। बस यही एक रोशनी है जिसे आप सब देख सकते हैं, और बस मेरी ही आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं। इस रोशनी और मेरी आवाज के अलावा इस सृष्टि में कुछ और नहीं है। इन किरणों को गौर से देखिए, देखिए गौर से। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी ही आवाज सुनाई दे रही है। अब आप सब लोग सम्मोहित हो गए हैं। आप सभी लोगों का दिमाग मेरे काबू में है। आप सभी वही करेंगे जो मैं कहूंगा, जो मैं चाहूंगा। ये क्या है? तीन बज गए, 2 बजे लेक्चर खत्म होना था। अंदर से कुछ आवाज भी नहीं आ रही है। दरवाजा खोल के देखिए। नहीं, डॉक्टर दिनकर नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं। डॉक्टर दिनकर का कौन? फाउंटेन पेन से खून कर दिया। ये खूनी भी क्या क्या तरीका निकालते हैं डॉक्टर साहब खून करने के। अभिजीत, अगर पेन से सीधा ऐसे वार किया जाएगा तो आदमी तो पक्का मर जाएगा बस। ये देखो, डॉक्टर साहब जरा इन लोगों को अच्छे से चेक कर लीजिए। ये लोग वाकई में सम्मोहित हैं या फिर सम्मोहन का ड्रामा कर रहे हैं। मैं चेक करता हूं। सर, इन दोनों का कहना है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान ना ही कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। कॉन्फ्रेंस के शुरू होने का टाइम क्या था? 11 बजे सर। और ये 2 बजे तक खत्म होने वाली थी। हाँ सर, लेकिन 3 बजे तक कोई बाहर नहीं आया ना, तो हम लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा तो डॉक्टर दिनकर की लाश पड़ी हुई थी सर। मतलब 11 बजे से 3 बजे के बीच आप लोग इस दरवाजे के बाहर ही खड़े थे? जी, बाहर ही खड़े। हाँ सर। बिल्कुल हिले नहीं? जी सर। सर, इसका मतलब खूनी कोई बाहर का नहीं बल्कि अंदर का आदमी है। हाँ अभिजीत, क्या पता चलो डॉक्टर साहब? अभिजीत, जरा यहाँ देखो। ये इसकी आंख की पुतली पे ये काले काले निशान पे देखो गौर से। कुछ फर्क नजर आ रहा है? ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। एग्जैक्टली। और ऐसा तभी होता है जब इंसान सम्मोहित होता है। मतलब एक सम्मोहित आदमी ने खून कर दिया? सर, खूनी सिर्फ सम्मोहित होने की एक्टिंग कर रहा है। ये देखिए, कैमरे का केबल कटा हुआ है। फिर तो इस कैमरे की फुटेज चेक करते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ था यहाँ पे। लेकिन अभिजीत, उससे पहले इन सब लोगों को सम्मोहन से बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सारे के सारे सम्मोहित रहे तो इनकी जान को खतरा है। इन्हें
मेंटल पैरालिसिस हो सकता है, ये कोमा में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इंतजाम कीजिए। जैसे ये लोग सम्मोहन से बाहर आएंगे, वो खूनी भी सामने आ जाएगा। देखिए ऑफिसर, फिलहाल तो मुझे कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है इन लोगों को सम्मोहन से बाहर निकालने का। तरीका नजर नहीं आ रहा मतलब? आप भी तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हिप्नोटिज्म की अच्छी खासी जानकारी है आपको, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, सम्मोहित हुए लोगों को हिप्नोटिज्म से बाहर निकालना मुझे आता है, लेकिन इन लोगों पे डॉक्टर दिनकर ने कुछ अलग किस्म का एक्सपेरिमेंट किया है। इन लोगों पे कोई भी तरीका काम ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इन लोगों को सम्मोहन से बाहर लाने का कोई रास्ता नहीं है? डॉक्टर दिनकर ने अपनी आवाज और रोशनी से इन लोगों को हिप्नोटाइज किया है, और सम्मोहन से बाहर निकालने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत होगी मुझे। डॉक्टर दिनकर मर चुके हैं, वो अब आपकी मदद के लिए वापस नहीं आ सकते। जो भी कुछ करना है आपको ही करना है। जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। सर, कोई फायदा नहीं हो रहा है। इन सब की हालत बिल्कुल ज्यों की त्यों है। जब तक ये लोग ठीक नहीं हो जाते हैं, वो कैमरा ही एक ऐसा सुराग है हमारे पास जिससे पता चल सकता है कि वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ क्या था। हो ना हो अभिजीत, इस खून का राज उस कॉन्फ्रेंस रूम में ही है। देखते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम का फुटेज देखते हैं। रजत, फुटेज रेडी है? यस सर। किरणों को गौर से देखिए, गौर से देखिए इन किरणों को। रोशनी के सिवा आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा। बस यही एक रोशनी है जिसे आप देख सकते हैं, और बस मेरी ही आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं। आप सभी लोग सम्मोहित हो गए हैं। अब आप लोगों का दिमाग मेरे काबू में है। मैं जो कहूंगा बस आप लोग वही करेंगे। कुछ आवाज सुनी तुमने? कैसी आवाज सर? यार दोबारा प्ले करो, देखते हैं। बस आप लोग वही करेंगे। हाँ सर, ये बिल्कुल फुटेज के आखिरी में ही आई है। एक सेकंड सर। क्या सुनिए? तो दरवाजा बंद होने की आवाज है। लेकिन सर उस कमरे में तो एक ही दरवाजा था और पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान वो खुला ही नहीं। वही तो, जब दरवाजा खुला ही नहीं तो फिर दरवाजा बंद कैसे हुआ? इसे जैसे ही आवाज आई, ये डॉक्टर दिनकर उस तरफ बहुत ध्यान से देख रहे हैं। देख तो रहा है एक तरफ, मगर कहां देख रहा है, किसे देख रहा है? ये चक्कर क्या है? सर कहीं आवाज नकली तो नहीं? I mean, ये आवाज क्रिएट की गई हो? दरवाजे की आवाज किसी ने प्ले की हो मोबाइल पे या रिकॉर्डर पे? हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वहां जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे इस डॉक्टर दिनकर के सम्मोहन में नहीं थे। डॉक्टर दिनकर के सम्मोहन में कोई एक ऐसा था जो किसी और के सम्मोहन में था, किसी और के। और उसी एक ने डॉक्टर दिनकर का खून कर दिया सम्मोहन की अवस्था में। सर शायद ये दरवाजे की आवाज ट्रिगर हो खून करने के लिए। एग्जैक्टली अभिजीत, यही हुआ है, वरना कोई और तरीका ही नहीं है डॉक्टर दिनकर को मारने का। सर, सिद्धार्थ की मौत का डॉक्टर दिनकर के खून से जरूर कोई कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? ये सिद्धांत के फोन रिकॉर्ड्स हैं। उसने डॉक्टर दिनकर को 1 महीने में 21 बार फोन किए थे। 1 महीने में 21 बार फोन किए थे? तो इसका मतलब है अभिजीत, सिद्धांत और दिनकर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। हाँ सर, सिद्धांत भी डॉक्टर दिनकर की तरह एक साइकोलॉजिस्ट था।
ओहो, सिद्धांत और दिनकर साइकोलॉजिस्ट थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धांत की मौत आत्महत्या थी ही नहीं? अभिजीत देखो जरा, सिद्धांत को आखिरी बार एक्सीडेंट से पहले किसने फोन किया था? ये आखिरी कॉल तो किसी किमी ने किया था। किमी? ये किमी कौन है? सर ये किमी तो सिद्धांत की बीवी की छोटी बहन है। ओह, सिद्धांत के बीवी की छोटी बहन किमी। इस किमी से मिलना पड़ेगा इस किमी से। जरूर कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। मैडम, सीआईडी वाले आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा? मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। गुनाह किया है या नहीं ये तो हम पता लगाएंगे। हेलो किमी, वैसे काफी जल्दी काम पर वापस आ गए हैं। अपनी बहन और जीजा के जाने का ज्यादा शौक नहीं मनाया आपने? शौक मनाने से वो लोग वापस तो नहीं आ जाएंगे ना। मुझे लगा अगर काम करती रहूंगी तो इस दुख से मन भटक जाएगा, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप सीआईडी वाले एक रोड एक्सीडेंट को मर्डर का नाम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो कोई मामूली रोड एक्सीडेंट नहीं था। सिद्धांत ने जानबूझकर अपनी गाड़ी उस ट्रक में भिड़ाई थी। क्या जीजू ने खुदकुशी की थी? अब खुदकुशी की या खुदकुशी करने पर मजबूर हुए, ये तो हमें तब पता चलेगा जब आप हमें बताएंगे कि हादसे से ठीक 2 मिनट पहले आप उनसे फोन पर क्या बात कर रही थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जीजू से बात कर रही थी। मेरी तो उनसे आखिरी बार बात 1 महीना पहले हुई थी। किमी, क्या लगता है आपको? अब हमें कहानियां सुनाती रहेंगी, हम सुनते रहेंगे। सच सुनना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ सच। मैं सच बोल रही हूँ। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि मोबाइल रिकॉर्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। सिद्धांत ने मरने से पहले आखिरी बार तुमसे बात की थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो ये भी भूल गई थी उस दिन दीदी की शादी की सालगिरह है। मैंने कॉल नहीं किया उन्हें। क्या 9 बजे मैंने कॉल किया? जी 9 बजे? 9 बजे तो मैडम स्टेज पे थी, ये फोन पे कैसे बात कर सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली। जब तुम स्टेज पर थी तब तुम्हारा फोन कहाँ था? मेरी वैनिटी वैन में। पर मेरी वैनिटी वैन में माया के अलावा किसी और को जाने की परमिशन ही नहीं है। इस माया को बुलाइए प्लीज, माया को बुला के लाओ। यस मैम, आपने मुझे बुलाया? 25 तारीख को रात 9 बजे जब किमी स्टेज पर शो कर रही थी, क्या आपने उनकी वैनिटी में जाकर उनके मोबाइल से कोई फोन किया था? नहीं सर, वो फोन मैंने नहीं किया था। अगर तुमने नहीं किया था तो फिर किसने किया था? वो मैम उस रात प्रोडक्शन, वैनिटी, इलेक्ट्रिशियन दादा, प्रतीक, शैलेश, कहाँ चले गए सबके सब? अरे कोई तो इलेक्ट्रिशियन को भेजो यहाँ पे। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैम मैं डर गई थी, मुझे लगा आप मुझ पे गुस्सा करेंगी इसलिए। जरूर इसी आदमी का किया था ये सब। उसने किमी के मोबाइल से सिद्धांत को फोन करके सम्मोहित किया और मौत के मुंह में ढकेल दिया। उस आदमी के बारे में कुछ भी याद है तुम्हें? कोई अजीब सी चीज जो तुमने देखी हो? सर उसके जूते। क्या था उसके जूते में? ये अलग जूते थे उसके, उनमें कुछ सिल्वर जैसा लगा हुआ था। सिल्वर लगा हुआ था? ठीक है, स्केच बनवा। दरवाजे की आवाज से सम्मोहन? पर सर इन सबको तो डॉक्टर दिनकर ने ध्वनि और रोशनी सम्मोहित किया था, दरवाजे की आवाज से नहीं। हम जानते हैं, पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि शायद इनमें से कोई एक कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ही सम्मोहित था, और जिसने उसे सम्मोहित किया वो ये चाहता था कि उसका सब्जेक्ट डॉक्टर दिनकर का खून कर दे। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी साजिश। मगर सर अगर इनमें से कोई पहले से ही सम्मोहित था तो डॉक्टर दिनकर को पता कैसे नहीं चला?
वो भी तो बहुत बड़े डॉक्टर थे हिप्नोटिज्म के। क्योंकि शायद दरवाजे की आवाज ही वो ट्रिगर हो जो इन्हें सम्मोहन में डालती हो और फिर बाहर निकालती हो सकता है सर। मतलब जब वो कॉन्फ्रेंस में आया तब वो सम्मोहित नहीं था, और सर जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज सुनी अपने फोन पे या कहीं और से, वो फिर से सम्मोहित हो गया। और जब वो होश में आया तो उसे याद आया कि वो यहाँ डॉक्टर दिनकर को मारने आया था। डॉक्टर आरव, सिर्फ एक ही तरीका है ये पता करने के लिए कि खून किसने किया है। कैसा तरीका? उस दरवाजे की आवाज को हम एक बार फिर से चलाएंगे। आवाज सुन के इन लोगों में से जो कोई भी होश में आता है, खूनी वही है। रेडी सर। इन किरणों को गौर से देखिए, गौर से देखिए इन किरणों को। रोशनी के सिवा आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा। बस यही एक रोशनी है जिसे आप देख सकते हैं, और बस मेरी ही आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं। आप सभी लोग सम्मोहित हो गए हैं। अब आप लोगों का दिमाग मेरे काबू में है। मैं जो कहूंगा बस आप लोग वही करेंगे। मैं यहाँ? डॉक्टर आरव, मैं तो डॉक्टर दिनकर के कॉन्फ्रेंस में थी ना। ये सब लोग कौन है? प्रीशिता, तुम सम्मोहित थी और ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आइए। पर डॉक्टर दिनकर कहाँ है? उनका खून हो गया है। खून? किसने किया? तुमने। What? ये क्या कह रहे हैं आप? प्रीशिता जी, क्या आपको कुछ भी याद नहीं कि उस कॉन्फ्रेंस रूम के बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था? नहीं, पर डॉक्टर दिनकर का खून, मौत, ऐसा लग रहा है जैसे ये शब्द मैंने पहले कभी सुना है। वो इसलिए क्योंकि तुम कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर दिनकर को मारने के लिए आई थी, पहले से सम्मोहित होके। किसने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था? हा? कौन है वो जो दिनकर को मारना चाहता था? मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। देखो प्रीशिता, घबराओ मत। इस षड्यंत्र के पीछे जो कोई भी है, कानून सजा उसी को देगा। और अगर तुमने ये जानबूझ के नहीं किया है तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बस अपने दिमाग पे जोर डालो और हमारी मदद करो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे एक लंबी नींद से जागी और पीछे का सब धुंधला धुंधला सा लग रहा है। ये इंक पेन, इस इंक पेन को पहचानती हो? ये पेन तो डॉक्टर दिनकर के टेबल पर था और शायद मैंने उस दिन उसे उठाया भी था। पर क्यों उठाया था? उन्हें मारने के लिए। यही है वो हथियार जो डॉक्टर दिनकर के गले में खोपा गया था। ये मुझसे क्या हो गया? मैं खूनी हूँ। ये तुमसे किसने करवाया है, ये पता करने के लिए तुम्हें फिर से सम्मोहित करना पड़ेगा। नहीं, मुझे दोबारा सम्मोहित नहीं होना। ऋषिता, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम तो सिर्फ खूनी तक पहुंचना चाहते हैं, बस। नहीं, आप किसी की मर्जी के बिना उसे सम्मोहित नहीं कर सकते। ये गलत है। अच्छा, इसका मतलब है आप अपने मर्जी से सम्मोहित हुई थी उस खूनी के हाथों? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए
इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन है वो आदमी जो सम्मोहन का गलत फायदा उठाकर लोगों का खून कर रहा है। सर, ये जिस किसी का भी काम है थोड़ा खिसका हुआ है। वो साबित करना चाहता है कि सम्मोहन की कला में वो बेस्ट है। तभी तो दिनकर और सिद्धांत जैसे साइकोलॉजिस्ट को मार दिया उसने। सर, कुछ खतरनाक पकड़ा है उसके दिमाग में। अभिजीत, एक बार ही प्रीशिता को याद आ जाए ना ये कलाकार है कौन, फिर नहीं बचेगा ये हमारे हाथों। थैंक यू सर। सर, जूतों का स्केच बन गया। अच्छा, ये है वो जूते, बड़े खास किस्म के हैं। लगता है कस्टम मेड है। हाँ सर, ये कस्टम मेड ही होंगे। ऐसे मेटल वाले जूते ऑर्डर देकर ही बनवाए जाते हैं। तो फिर पता लगाओ कि ये जूते बनाए किसने और किसके लिए। प्रीशिता, तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ। गुड। अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम सच सच बताओगी। ओके? ओके डॉक्टर। प्रीशिता, अब तुम अपने दिमाग की गहराइयों में जाओ और मुझे बताओ कि डॉक्टर सिद्धांत और डॉक्टर दिनकर की आखिरी मुलाकात तुम्हें याद है? हाँ। क्या देख रही हो तुम? वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। मैं रोज की तरह सुबह 10 बजे डॉक्टर दिनकर के क्लिनिक में पहुंच गई हूँ। डॉक्टर सिद्धांत, निकल जाओ यहाँ से। फिर कभी दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं दिनकर। अगर हक दिया नहीं जाता तो उसे छीनना पड़ता है और मुझे मेरा हक छीनना आता है। आउट, आउट। डॉक्टर दिनकर सिद्धांत पे बहुत नाराज हैं। उन्हें इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब हम वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं। कॉन्फ्रेंस वाले दिन क्या हुआ था प्रीशिता? दिनकर सर अपने लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। आज हमें वो कुछ नया और अनोखा दिखाएंगे। मैं नोट्स बना रही हूँ और कॉरिडोर में डॉक्टर दिनकर के कुछ साथियों से बातचीत कर रही हूँ। ये क्या? दरवाजा बंद होने की आवाज आई है। कोई मेरे मस्तिष्क को अपने वश में कर रहा है। वो इंसान चाहता है कि मैं डॉक्टर दिनकर को रशिदा, क्या कर रही है? चलो, कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है। यस सर। अब मैं ठीक हूँ। कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ। अब उस आवाज का मुझ पर कोई असर नहीं है। ठीक है प्रीशिता, अब तुम सो जाओ। अब तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। हमारा अंदाजा ठीक था। किसी ने प्रीशिता को सम्मोहित करके उससे डॉक्टर दिनकर का खून करवाया। सर, हो सकता है यह काम सिद्धांत ने किया हो। उसकी लड़ाई हुई थी ना डॉक्टर दिनकर से। नहीं फ्रेडी, ये सिद्धांत खुद सम्मोहन का शिकार था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इस पूरे सर्कस का रिंग मास्टर कोई और ही है। सर, फिर तो शायद ये काम बाकी उन साइकोलॉजिस्ट का ही होगा जिनसे प्रीशिता बातचीत कर रही थी। तुम ठीक कह रही है पूर्वी। एक काम करो, इस प्रीशिता का कॉल रिकॉर्ड चेक करो। पता तो चले कौन कौन बात कर रहा था इस प्रीशिता से कॉन्फ्रेंस से पहले।
सर हमने इतनी सारी दुकानें देखी, वो कस्टम मेड जूते किसने बनाए हैं वो अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है। मत पता, यहाँ पता करते हैं, देखते क्या पता करते हैं। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। हम सीआईडी से। ये स्केच देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के जूते आपके यहाँ बनते हैं या नहीं? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं सर। ऐसे जूते हमारी दुकान में ही बनते हैं। अच्छा, वैसे ये जूते कुछ अलग तरह के हैं ना? जी सर, अलग है, क्योंकि ब्लैक लेदर के साथ साथ इसमें सिल्वर जैसी धातुओं का भी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि पिछले 1 महीने में इस तरह के जूते आपने कितने बनाए? पिछले महीने ऐसी 3 जोड़ियों का ऑर्डर था। सिर्फ 3? जी। फिर तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ये 3 लोग कौन थे। हाँ, एक तो वीरेंद्र नाम का कोई एनआरआई था जो इंडोनेशिया से आया था, और एक 16-17 साल का लड़का था, और तीसरा। हाँ? तीसरा कौन था? अरे हाँ सर, तीसरी तो कोई एक लड़की थी जो अपने मंगेतर के लिए ऐसे जूते बनवाने आई थी। लड़की? जी। क्या नाम था उस लड़की का? ठीक है। हाँ, ये रहा, देखिए। तो ये है वो लड़की जिसने वो जूते बनवाए थे। सर, पिछले 1 महीने से हर रोज प्रीशिता का मोबाइल यहाँ साइकोलॉजिकल सेंटर में आ रहा है। वही तो, डॉक्टर दिनकर के साथ काम कर रही थी। 15 किलोमीटर दूर यहाँ उसे आने की क्या जरूरत पड़ी? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है? एक खून हुआ है। किसका खून हुआ है? डॉक्टर दिनकर का। वो तो मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं। अखबार में पढ़ा था मैंने उनके बारे में। बहुत गलत हुआ ना उनके साथ। इसका नाम प्रीशिता है। इसे जानती हैं आप? हाँ, ये तो कई बार यहाँ पे आई है। क्या इसी ने खून किया है? हाँ, आप ये बताइए कि ये यहाँ किससे मिलने आती थी? वो यहाँ की वॉलंटियर थी और काफी सारे थेरेपिस्ट से आके मिला करती थी। किस किस से मिलती थी? वो तो मुझसे बेहतर तो हमारे एचओडी ही आपको बता सकते हैं। वो रहे सारांश सर। हाँ, टेल मी पूजा। सर, ये लोग सीआईडी से आए हैं और ये लोग प्रीतिशा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। प्रेषिता? प्रेषिता के बारे में? सॉरी, अभी मुझे देर हो रही है, आप लोग फिर कभी आइएगा। अरे सारांश जी रुकिए। सारांश, सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस केस की तहकीकात हमें फिर से किमी के घर ले आएगी। बहुत ही उलझा हुआ केस है श्रेया। धीरे धीरे कई राज खुले, अभी तो बहुत कुछ सामने आना बाकी है। आप लोग आइए, अंदर आइए। आज आप फिर यहाँ पे कैसे? क्या बात है किमी जी, हमें देखकर आपको ज्यादा खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें आपसे उन जूतों के बारे में। एक्सक्यूज मी। ये फोन की घंटी बिल्कुल सही टाइम पर बजी नहीं श्रेया? हाँ सर, जूतों के बारे में पूछते ही हेलो। हेलो। इसने अचानक गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ा? एक्सक्यूज मी। ये उस तरफ क्यों जा रही है? लगता है उस फोन कॉल के जरिए इसे भी सम्मोहित कर दिया गया है।
ये गाड़ी इतनी तेज क्यों भगा रहा है अचानक? सर ये गाड़ी तो रोबोट की तरह चला रहा है। सर कहीं इसे भी तो सम्मोहित नहीं कर दिया? हो सकता पूर्वी, एक काम करो, गाड़ी से बाहर उतर के उसके स्टीयरिंग पे मारो, मत देखना कि किसी सेफ जगह पे जाके टकराए वो। किमी, किमी, किमी होश में आओ। किमी होश में आओ। किमी, किमी होश में आओ। किमी, अरे, किमी। श्रेया तुम ठीक हो? हाँ सर मैं ठीक हूँ। ये जो कोई भी है जो लोगों को फोन कॉल के जरिए सम्मोहित कर रहा है, अब हमसे नहीं बचेगा। सारांश, इसके सर पे चोट लगी है। सारांश, चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ये देखिए सर, इस आदमी ने फोन के जरिए हिप्नोटाइज किया सारांश को। ओह, तो ये है, इसे फंसाने के लिए जाल बिछाना पड़ेगा। मैं आ गया हूं। छुप कर क्यों खड़े हो? बाहर निकलो। देखो, अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया ना। नहीं नहीं प्लीज, हम लोग तो डर गए। अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम सच सच बताओगी। सॉरी, आपकी गन गिर गई। अरे कहां जा रहा है? पकड़ो। कहां? बहुत लोगों को सम्मोहित कर लिया है, अब सीआईडी का सम्मोहन भी देख लो। हाँ, मैंने डॉक्टर दिनकर और डॉक्टर सिद्धांत की जान ली है। क्यों? अपनी सम्मोहन कला का गलत इस्तेमाल करते शर्म नहीं आई तुम्हें? उन्हें शर्म नहीं आई? मेरी जिंदगी भर की मेहनत को एक पल में छीनते हुए। कैसी मेहनत? मेरी रिसर्च, सम्मोहन का वो नया तरीका जिसे डॉक्टर दिनकर अपनी खोज बताते हैं, दरअसल वो मेरी खोज थी। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल दिए उस रिसर्च को। वो रिसर्च ही तो मेरी जिंदगी की एक अनमोल पूंजी थी। उन लोगों ने मेरी मेहनत मुझसे छीनी और मैंने उनसे उनकी जिंदगी। इतना बड़ा धोखा, अपने दोस्त की सालों की मेहनत को तुम यूं चुटकियों में नहीं चुरा सकते हो। आजकल दोस्ती बहुत सस्ती हो गई है मेरे दोस्त। तेरी इस रिसर्च से मुझे नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ मिलेगा, और इन 3 चीजों के आगे जा तेरी दोस्ती कुर्बान की। मुझे नहीं पता था कि मैंने दोस्तों के भेष में 2 सांप पाल रखे हैं। दिनकर की जूनियर डॉक्टर प्रेषिता मुझसे भी ट्रेनिंग ले रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सम्मोहन के जो राज मैं उसे सिखा सकता हूँ वो दिनकर उसे 7 जन्मों में भी नहीं सिखा सकता। इसीलिए मैंने प्रेषिता को ही अपना मोहरा बनाया। प्रेषिता, तुम्हें डॉक्टर दिनकर का खून करना है प्रेषिता, और अब जो आवाज तुम्हें सुनाई देगी उसके बाद तुम अपने होश में आ जाओगी, और फिर दोबारा जब तुम्हें ये आवाज सुनाई देगी तो तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हें डॉक्टर दिनकर का खून करना है। समझी तुम? प्रेषिता, इन किरणों को महसूस करो।
तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अब सिर्फ तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, तुम्हें डॉक्टर दिनकर का खून करना है प्रीशिता। तुम्हें डॉक्टर दिनकर को मार देना है प्रीशिता। समझ गई तुम? समझ गई। मैं डॉक्टर दिनकर को मारूंगी। गुड। लो, ये आवाज सुनो। फिर मैंने सिद्धांत को भी सम्मोहित कर दिया। सिद्धांत, इस धुन को तुम अपने मस्तिष्क में कैद कर लो, और फिर जब दोबारा तुम इस धुन को सुनोगे तुम अपनी जान ले लोगे। ठीक है, मैं अपनी जान ले लूंगा। लेकिन किमी को क्यों मारना चाहते थे तुम? दरअसल वो मेरा राज जान चुकी थी और वो मुझे जेल भिजवाना चाहती थी। जेल तो तुम अब भी जाओगे डॉक्टर आरव, लेकिन उसके पहले उन डॉक्टरों को सम्मोहन के जाल से बाहर निकालो जिन्हें तुमने सम्मोहित कर रखा है। देखिए ऑफिसर, अगर आप मुझे जेल लेके जाएंगे तो मैं उन लोगों को सम्मोहन के मायाजाल से कभी बाहर नहीं निकालूंगा। सोच लो डॉक्टर आरव, तुम्हारे पास आखिरी मौका है दुनिया के सामने अपनी बात साबित करने का कि सम्मोहन की वो नई तकनीक तुम्हारी खोज है, डॉक्टर दिनकर की नहीं। ठीक है ऑफिसर, मैं अपने बदले के लिए उन निर्दोष लोगों की जान से नहीं खेलूंगा। लेकिन बदले की आग में तुमने जुर्म का रास्ता अपनाया है डॉक्टर आरव। दो लोगों के खून किए हैं तुमने, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। पंकज, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो। हाँ सर, कौन नहीं बनना चाहता सर। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दोगे? हाँ सर, पूछिए ना, मैं तैयार हूँ सर। अच्छा ये बता, भैंस बड़ी होती है या अकल? ये कैसा सवाल है? अब सवाल तो सवाल ही है ना। बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो ना तुम? हाँ सर। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। सर मेरे हिसाब से भैंस बड़ी होती है सर। अकल बड़ी होती है। सर कैसे सर? भैंस तो इतनी बड़ी होती है और अकल तो इतनी सी। अरे पंकज, बिना अकल की भैंस किस काम की? ओह सर, आपके तो पॉइंट में पॉइंट है। थैंक यू। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताइए, अंडा पहले आया या मुर्गी? ये भी कोई सवाल है? सवाल तो सवाल होता है ना। तो बताइए। मुर्गी। सर पहले अंडा आया सर, फिर मुर्गी आई सर। मुर्गी पहले आई, उसने अंडा दिया। सर पहले अंडा सर, मुर्गी। अंडा सर, मुर्गी। अंडा। देखा सर। हेलो, एसीपी प्रद्युमन ये। हेलो सर बचा लीजिए प्लीज मुझे सर। कौन बोल रहा है? सर मैं उदय बोल रहा हूँ सर। सर मेरी जान खतरे में है सर। तुम्हारी जान खतरे में? क्या हुआ, क्या है, बताओ तो सही। सर ये पागल मुझको मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए सर, जल्दी आइए प्लीज। अच्छा तुम कहाँ हो बताओ। सर मैं जोगेश्वरी ईस्ट हाईवे वेयर हाउस से बोल रहा हूँ सर। सर प्लीज जल्दी आइए सर, नहीं तो। हेलो कट हो गया। जोगेश्वरी ईस्ट हाईवे वेयर हाउस। जगह तो यही बताई थी उसने, मगर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। आवाज कैसी? अंदर से आ रही है। ये कहीं उदय तो नहीं बांध के रखा है इसे? उदय क्या ये सर क्यों ला रहा है? हम लोग सीआईडी से फोन पे बात हुई थी तुमसे,
बार बार शरीर हिलाना, प्रॉब्लम तो नहीं? देखो घबराओ नहीं, हम तुम्हें बचाने आए हैं। उदय, हाँ? उदय, अरे उदय, क्या वैसे? ये तो मर गया। ये कैसे मर सकता है? अभी अभी तो जिंदा था ये। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला इसकी मौत अचानक कैसे हो गई? भैया मुझे लगता है इसकी मौत जहर की वजह से हुई। जहर की वजह से? हाँ, ये देखो, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, ये निशान दिखाई दे रहा काला काला। हाँ सर। जहर यहाँ से इसके शरीर के अंदर गया है और फिर शरीर में फैल करके इसकी मौत हो गई है। एक मिनट, देख रहे हो यहाँ कुछ है? हाँ सर। एक सेकंड, एक सेकंड। ये देखो, ये सुई, ये जहरीली सुई चुभोई गई है इसकी गर्दन पे, इसकी वजह से मौत हुई है इसकी। मगर सर जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे तभी आदमी जिंदा था, तो क्या इसे कोई ऐसा जहर दिया गया है जिसका असर धीरे धीरे होता है? वो तो पता करना पड़ेगा दया। तो सर फिर इनकी बॉडी को फॉरेंसिक ले चले? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, यही पता लग जाएगा। यही पता लग जाएगा? कैसे सर? कोई जादू है? हाँ, जादू ही समझो। ये बॉक्स देख रहे हो? ये जादुई पिटारा है। क्या सर इस पिटारे में? दया बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है। जब भी मुझे जरा सा भी शक होता है कि किसी इंसान की मौत जहर की वजह से हुई है, मैं तुरंत उसका ब्लड सैंपल लेकर के यहाँ इस पैनल पे रखता हूँ। उससे क्या होता है सर? उससे होता ये है कि ये जादुई मशीन 2 सेकंड के अंदर बता देती है कि वो जहर आखिर है कौन सा। ये तो हमारे काम की चीज है। चालू की हर चीज बहुत काम की होती है भाई। अब देखो, पता चल जाएगा कि ये जहर है कौन सा। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है यार? क्या हुआ सर? अरे इस आदमी की बॉडी में तो डेक्सटोन नाम का जहर है। डेक्सटोन? हाँ, बहुत खतरनाक जहर होता है। 4 सेकंड में इंसान मर जाता है। 4 सेकंड में? ये कैसे हो सकता है सर? जब हम लोग यहाँ पे आए तो ये आदमी जिंदा था। इसका मतलब ये है दया, जब तुम लोग इस आदमी की तरफ बढ़ रहे थे उसी दौरान किसी ने ये पिन चुभोई है इसकी गर्दन पर। मगर सर उस वक्त यहाँ आसपास कोई नहीं था, हमने तो नहीं देखा। हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा होगा। हाँ ये हो सकता है। पीछे तो ये बटन ट्रिगर जैसा कुछ है सर, यहाँ पे कैसे? यस, ट्रिगर। दया एक मिनट, तुमने बताया कि जब तुम लोग इस आदमी की तरफ बढ़ रहे थे ये अपना सर ऐसे ऐसे हिला रहा था। हाँ सर, तो आप कहना चाहते हैं कि? वही कहना चाहता हूँ दया, इस आदमी को पता था कि इसकी मौत आने वाली है, इसीलिए ये गर्दन हिला हिला कर तुम्हें आगे बढ़ने से मना कर रहा था। लेकिन आप लोग इसकी बात समझ नहीं पाए और गलती से किसी का पैर इस ट्रिगर पे पड़ गया और सुई आके इसके गर्दन पे लगी और इस बेचारे की मौत हो गई। ये लाल बटन अगर ट्रिगर है और सुई इसके गर्दन पे बाईं तरफ लगी, मतलब वो सुई यहाँ इस तरफ से आई होगी, इस दीवार की तरफ से। बिल्कुल। सर ये देखिए, यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म जैसा कुछ है। इसका मतलब है वो सुई यहाँ स्प्रिंग में थी और जैसे ही हम में से किसी का पैर उस ट्रिगर के ऊपर लगा, वो सुई यहाँ से निकली और सीधे इसके गर्दन पे जाके लगी और इस बेचारे की मौत हो गई। अरे फिर से वही नंबर। हेलो, क्या पूछूं तुमसे सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर दया? हेलो, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है तुम्हें ये जान करके तुमने और तुम्हारी टीम ने एक खून किया है, बेकसूर और एक निर्दोष इंसान की जान ली है। देशवासियों की रक्षा करने की कसम खाई थी ना तुमने, हार गए ना। हार जीत का सिलसिला तुमने शुरू किया है, मगर खत्म हम करेंगे। जिस दिन तू सीआईडी के शिकंजे में फंस गया ना बेटा, उस दिन तुमने जो कुछ किया उसका अफसोस करने का मौका तक नहीं मिलेगा, समझा? हंस क्या रहा है? बहुत बहादुर है तू। हिम्मत है तो नाम बता, है कौन तू? मैं कौन हूँ तुम्हें जानने के लिए वहाँ आना होगा जहाँ पे मैं हूँ।
30 सेकंड मैंने तुमसे बात कर ली है और तुम्हारे लिए ये जानना बहुत आसान हो गया है कि इस वक्त मैं कहां पर हूं। वैसे सुना है कि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका दिया जाना चाहिए, और अगर अब हिम्मत है तो मेरी दूसरी चुनौती स्वीकार करो। सर 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 मुझे प्लीज बचा लीजिए। कौन हो तुम? हेलो सर, इस पागल आदमी से मुझे बचा लीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं किया सर। सर मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। सर प्लीज प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। हो कौन तुम? हेलो। सब सुन लिया ना? तो मेरा चैलेंज भी तुम समझ ही गए होगे, लेकिन हर खेल में एक पड़ाव होता है। पड़ाव 1, पड़ाव 2, यानी कि खेल और भी मुश्किल होता जाता है। तो मैं भी इस खेल को और मजेदार और तेज बनाना चाहता हूँ। इस बार मैं इस बेगुनाह को बचाने के लिए तुम्हारे लिए बस 2 घंटे दूंगा। अगर देर हो गई तो गाड़ी स्टेशन से छूट जाएगी, यानी कि मैं इसे मार दूंगा, समझे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन इसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, आप लोग होंगे। और अगर इस बार आप हार गए तो ये आपकी दूसरी हार होगी। समय शुरू होता है। ए, सुन। हेलो हेलो। इस पागल आदमी की वजह से हमने इस बेचारे आदमी की जान ले ली। सर, इस पागल आदमी का मोबाइल हमें जल्द से जल्द ट्रेस करना होगा सर। हाँ सचिन, मगर हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक और आदमी की जान को खतरा है। किसी भी तरह इस सरफिरे को ढूंढना होगा। या थैंक्स अ लॉट। जिस फोन से कॉल आया था उसका लोकेशन ट्रैक हो चुका है। मीरा रोड के एक बंगले से फोन किया गया था। वो मीरा रोड ले लो। लेकिन सर अभी तो हम जोगेश्वरी में ही। हाँ, मीरा रोड पहुंचने में कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा। और वो भी तब सर जब ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और ये तो पीक ट्रैफिक आ रहा है। विनीत, शॉर्टकट ले लो यार। यस सर, वहीं से लेता हूँ। हेलो। यस सर। उदय, वो भी उसी का था? हाँ सर, हम लोग सीधा मीरा रोड जा रहे हैं। ओके ओके सर। जोगेश्वरी वेयर हाउस में जिस आदमी की मौत हुई थी उसका नाम उदय था, और वो गुड लुक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। और जिस वेयर हाउस में मौत हुई वो भी उसी के नाम था। अब ये क्या बात? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कि ये आदमी उदय जिसकी लाश मिली है, वो गुड लुक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक भी है, वो वेयर हाउस भी उसी का है, उसकी लाश भी उसी वेयर हाउस में मिली है। तो कुछ तो चक्कर जरूर है सर। ओ, मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये खूनी अपने गुनाहों में हमें को शामिल कर रहा है। हाँ, अगर उसे सिर्फ उदय को मारना था तो वो उसे आसानी से मार सकता था। उसने ऐसी चाल क्यों चली? कातिल ने जानबूझकर उदय को तब तक जिंदा रखा जब तक हम मौका वारदात तक न पहुंच जाए, और जैसे हम वहां पहुंचे उसने। लेकिन वो जो कोई भी है उसने हमें ही निशाना क्यों बना? कोई ना कोई कनेक्शन तो है उसका सीआईडी के साथ। जानबूझ के सीआईडी से पंगे ले रहा है। काफी शातिर और चालाक आदमी है ये। सर, एक आदमी की जान खतरे में, वो जगह हमें किसी भी तरह ढूंढनी होगी। सर, ये उदय और ये मीरा रोड वाला आदमी, इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। एक बार हम उस आदमी की जान बचा लें, फिर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यही बंगलो है वो। एक, सब लोग सावधानी से, होशियारी से। अंदर कुछ भी हो सकता है। इस बार हमें उस आदमी की जान बचाना ही है। सर, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई गलती करने जा रहे हैं। देखिए, ये भी हो सकता है कि किलर ने इस दरवाजे में ऐसी कोई चीज लगा दी हो जिससे कि हमारे ये दरवाजा खोलते ही अंदर उस आदमी की मौत हो जाए। ऐसा लगता नहीं है सूरज। खूनी अगवा किए हुए आदमी को सीआईडी के सामने मारना चाहता है ताकि सीआईडी लाचार और बेबस देखती रहे। लेकिन सर, तुम सिर्फ सर की बात सुनो और उस पर अमल करो। चलो सर, प्लीज मेरी बात समझिए। मैं आप लोगों की मदद ही करना चाहता हूँ। मदद की जरूरत अंदर पड़ेगी सूरज। एक मिनट ऑफिसर, अगर आगे बढ़े तो मैं इसके चीथड़े चीथड़े कर दूंगा। क्या बिगाड़ा इस आदमी ने तुम्हारा? हैं? छोड़ दो इसे। छोड़ दूंगा? जल्दी भी क्या है, पहले एक खेल तो खेल लूं तुम्हारे साथ। खेलना चाहोगे? देखो, अगर इस आदमी को बचाना है तो इस बॉक्स का रिमोट मैंने इसी कमरे में छुपा के रखा है, यहीं पर। और उसके लिए तुम्हारे पास है 30 सेकंड, और तुम्हारा खेल शुरू होता है अब। सर, वेल डन ऑफिसर्स, वेल डन। पहला पड़ा पार। अब इस रिमोट में जैसा कि 2 बटन हैं, एक से बॉम्ब एक्टिवेट होगा
और दूसरे से डीएक्टिवेट। अब ऑफिसर्स, फैसला तुम्हें करना है। कौन सा बटन? तुम्हारे पास सिर्फ बचे हैं 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, जल्दी। 4, मैं कमजोर पहली बार महसूस कर रहा हूँ। 3, एक गलत कदम और 2, इस निर्दोष की मौत। 1। तुम जैसे दोनों सीनियर्स ऑफिसर्स के होते हुए दोनों मासूमों की जान चली गई ऑफिसर अभिजीत। इतनी लापरवाही। खैर, इतना समझ लो कि इस खेल का सूत्रधार मैं हूँ और तुम लोग महज कठपुतलियां हो। सुनो अभिजीत, बहुत खेल लिया, अब बाकी का खेल कल खेलेंगे। मौत के खेल के लिए तैयार रहना। बाय बाय। तुम जो भी हो, ये मौत का खेल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। सीआईडी तुमको ढूंढ कर निकालेगी। सीआईडी से बच नहीं पाओगे तुम, समझे? उस बॉम्ब की वजह से जिसकी मौत हुई उसके बारे में कुछ पता चला? सर, पंकज गया पता लगाने, आता ही होगा। पहला आदमी जिसका खून हुआ डेक्सट्रॉल पॉइजनिंग से, गुडलुक बिल्डर्स का पार्टनर उदय, और अब ये दूसरा आदमी जो बॉम्ब की वजह से मरा। ये दोनों खून में कोई ना कोई संबंध जरूर है। और वहां अभिजीत बेचारा अपने आप को कोस रहा है कि गलत बटन दबाने की वजह से ब्लास्ट हुआ, उस आदमी की मौत हुई। लेकिन ऐसा है नहीं बॉस। अभिजीत से कहो अपने आप को दोषी मानना बंद कर दे। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, ये है वो रिमोट जो अभिजीत के हाथ में था, और ये है वो बटन जिसके दबने से उस मासूम की जान गई। लेकिन जब मैंने इस रिमोट को अच्छी तरह से चेक किया और इसके सर्किट्स को चेक किया, तो पता ये चला कि दरअसल ये जो दोनों बटन हैं, वो दोनों बटन एक ही तार के साथ जुड़े हुए। मैं कुछ समझा नहीं सर। मतलब ये फ्रेडी कि अभिजीत से इनमें से कोई सा भी बटन दबता, एक तार से जुड़े होने की वजह से वो बॉम्ब ट्रिगर होना ही था, उस मासूम की जान जानी ही थी। यही तो चाहता था वो, यही तो चाहता था कि अभिजीत के हाथों बटन दब जाए, ब्लास्ट हो जाए, सीआईडी फंस जाए। इतना गुस्सा आ रहा है उस खूनी पर, जी चाहता है उसकी गर्दन मरोड़ दूं। हमारे साथ खेल खेल रहा है वो, अपने खेल में हमें फंसाए जा रहा है। अब तो हम उसी का खेल खेलेंगे, उसी के साथ। फिर देखते हैं कौन फंसता है उस खेल में। सर उस दूसरी लाश का पता चल गया है। उसका नाम दीपक है सर, और वो गुड लुक बिल्डर्स का दूसरा पार्टनर है सर। क्या कहा? गुडलुक बिल्डर्स का दूसरा पार्टनर दीपक, और पहले जिसकी डेक्सट्रॉल पॉइजनिंग से मौत हुई वो भी गुडलुक बिल्डर्स का पार्टनर उदय। एक ही कंपनी के दो पार्टनर्स की मौत, क्यों, किस वजह से? सर, इस गुडलुक बिल्डर्स के दो और पार्टनर भी तो हैं, विशाल और राकेश, और दोनों के फोन बंद आ रहे। विशाल और राकेश के फोन बंद आ रहे हैं, तो फिर जरूर ये खूनी इन दोनों के पीछे पड़ेगा। पर क्यों, क्या इरादा है इसका? ये जरूर कोई जाति दुश्मनी नहीं लगती। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चारों पार्टनर्स को खत्म करके पूरी कंपनी को ही खत्म कर दे? सर, मैंने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि गुडलुक बिल्डर्स और ग्रेस डांस एकेडमी के बीच में लीगल डिस्प्यूट चल रहा है सर। ग्रेस डांस एकेडमी और गुडलुक बिल्डर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। पता लगाना पड़ेगा किस वजह से अनबन हो रही है ग्रेस एकेडमी और गुडलुक बिल्डर्स के बीच में। एक्सक्यूज मी। जी। ये डांस एकेडमी कौन चलाता? जी मैं। आपका नाम? स्मृति। आप लोग? हम सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछना है। सीआईडी? पर मैं तो सिर्फ ये डांस एकेडमी चलाती हूँ। देखिए, आप घबराइए मत, हम आप पर कोई आरोप लगाने नहीं आए। तो फिर? हम बस आपके और गुडलुक बिल्डर्स के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं। ओह, वो 4 गुंडे? गुंडे? जी हाँ, मैं तो उन्हें गुंडा ही कहूँगी। वो लोग मुझसे मेरी डांस एकेडमी छीनना चाहते, यहाँ तक कि इस बिल्डिंग को तोड़ के वो लोग यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते। ओह, तो ये बात है। उन्होंने आपकी एकेडमी छीनने के लिए कुछ गैर कानूनी हथकंडे भी अपनाए? हाँ सर, अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके उन्होंने यहाँ के मालिक पर दबाव डाला है।
जिसकी वजह से हमारी 10 साल की लीज कैंसिल कर दी गई है। और तो और हमारी एनओसी के बगैर उन्होंने ये जमीन भी खरीद ली है और हमें दूसरी एकेडमी के लिए जगह भी नहीं दे रहे। नई एकेडमी के लिए वो लोग आपको दूसरी जगह क्यों नहीं देना चाहते? उन 4 पार्टनर्स में से 3 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक है मिस्टर राकेश, उन्हें प्रॉब्लम है। आपको पूरा यकीन है कि सिर्फ राकेश आपके खिलाफ है? हाँ सर, पक्का यकीन है। यहाँ तक कि जब उन 3 पार्टनर्स ने हमें डांस एकेडमी के लिए नई जगह देने की बात की थी तो मिस्टर राकेश ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ये सब आप कैसे जानते? जी, उस दिन मैं उन बिल्डर्स के ऑफिस गई थी उन्हें ये समझाने के लिए कि हमें डांस एकेडमी के लिए दूसरी जगह दे दे। तो उनके केबिन में घुसने से पहले मैंने उन्हें बातें करते हुए देख लिया, तो मैंने उनकी बहस को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। क्या वो रिकॉर्डिंग अभी भी आपके पास है? जी हाँ, उसे मैं कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश करूंगी। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हम देख सकते हैं? जी हाँ, 1 मिनट। थैंक यू। भाई राकेश, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है। तुम उस डांस एकेडमी की मालकिन, वो क्या नाम है उसका, स्मृति, उसको उसकी डांस एकेडमी चलाने के लिए कोई दूसरी जगह क्यों नहीं दे देते? क्यों दे दे हम? अरे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? 2 एकड़ जमीन देनी पड़ेगी। 2 एकड़ कोई मुफ्त में नहीं आता है। 8 करोड़ रुपए लग जाएंगे, 8 करोड़। हम यहाँ पर बिजनेस करने बैठे हैं, कोई दान दक्षिणा देने के लिए नहीं। क्यों विशाल, मैं सही कह रहा हूँ ना? यार बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब स्मृति का लीज रद्द किया था तो उससे एक वादा भी किया था कि उसे डांस एकेडमी चलाने के लिए एक नई जमीन देंगे। किया था कि नहीं वादा? राकेश, ये मत भूलो कि गुड लुक बिल्डर्स के मालिक तुम अकेले नहीं हो। इस कंपनी के हम 4 पार्टनर्स हैं और जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा हम सबकी सहमति से लिया जाएगा। समझ गए तुम? तुम लोग नहीं मानोगे ना तो भाई मनवाएंगे। कौन भाई? कौन भाई? ये देखो, भाई का फोन भी आ गया। 1 मिनट। हाँ भाई जी, समझ गया। पता चल गया कि आपको सब खबर लग गई है। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उन तीनों को समझाऊंगा, तीनों मान जाएंगे। पक्का पक्का। सुन लिया, भाई को सब पता चल गया है। तुम धर्मात्माओं की आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की बात कर रहे थे। मैंने तो समझा के रोक दिया है, लेकिन अगर तुम लोग नहीं माने ना और स्मृति को जमीन देने की बात की तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। तुम तीनों तो मरोगे ही, लेकिन मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता हूं। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है। क्या करना चाहते हो सोच लो। आप हमें बता सकती हैं कि ये रिकॉर्डिंग आपने किस दिन और किस वक्त की थी? जी, ये मैंने 25 तारीख को शाम 4:15 बजे ली थी। स्मृति जी, आप जानती हैं ये रिकॉर्डिंग आपको मुसीबत में डाल सकती है। जी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। आप लोगों की तरह मैं भी हमेशा सावधान रहती हूँ। अच्छा, आपके पास राकेश का नंबर तो हो गए? जी हाँ। नहीं, ले लो। सारी जानकारी के लिए शुक्रिया। एक और बात, क्या आप वो रिकॉर्डिंग हमें भेज सकती? जी हाँ, मैं अभी ब्लूटूथ से भेज देती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। सर, स्मृति के मोबाइल में हमने जो फुटेज देखा था उसमें राकेश को जो कॉल आया था उस फोन नंबर का लोकेशन यहीं ट्रेस हुआ है। ये घर है किसका? सर, शेखर भाई का। शेखर भाई? वो जाना माना अपराधी? यस सर। अच्छा, छोटी छोटी चोरियां करते करते बड़े बड़े हाथ मारने लगा और अब बड़े बड़े हाथ मारते मारते ये शेखर भाई बन गया। चलो देखते हैं। सर, शेखर भाई का इस केस से क्या संबंध है? हो सकता है ये राकेश शेखर भाई का नाम लेके उसके बाकी के पार्टनर्स उदय, दीपक और विशाल को डरा धमका रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि शेखर ने इन दोनों उदय और दीपक को हमारे हाथों मरवाया। मगर सर, ये शेखर सीआईडी के कंधों पर बंदूक क्यों रखा है? चाहता क्या है ये बात मेरी समझ में भी नहीं आई श्रेया। हमारे हाथों इन दोनों को मरवा के ये साबित क्या करना चाहता है? सर, शेखर भाई का ऐसा घर? ऐसे लोगों के दिखाने के दांत और होते हैं, संभाल के। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। पंकज सर, काम करो, पीछे जाके देखो अंदर घुसने का कोई रास्ता है क्या। अकेले सर? नहीं, आसपास के मोहल्ले से लोगों को लेके जाओ। सॉरी सर।
क्या करे? उठ। लगता है ये शेखर घर पे नहीं है। घर की तलाशी लो अच्छी तरह से। सर आप होंगे? सर ये देखिए। तो मौत का सामान यहाँ पे बना रही है। सर मगर शेखर भाई इसे कैसे बनाएंगे? इसके लिए तो कोई स्पेशल इंजीनियर चाहिए। हो सकता है पंकज तो किसी और से बनवाता होगा। सर जल्दी यहाँ आइए। सर पासपोर्ट्स। इतने सारे नकली पासपोर्ट? हो सकता है ये शेखर नकली पासपोर्ट बनवा के इंडिया से बाहर निकल गया हो। देखो बॉस, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी दुकान तो है नहीं जहाँ आपको वारंटी गारंटी मिलेगी। ये मेरी छोटी सी दुकान है और आपको भी अच्छे से पता है कि आप मेरे से सामान क्यों खरीदते हो, क्योंकि मैं मार्केट में दूसरों से कम दाम में आपको माल देता हूँ। अरे बॉस, और वैसे भी इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, और बाद में अगर ये खराब हो गया ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब आप जा सकते हैं, आप मुझे माफ कीजिए। अजीब आदमी है यार, बात करना ही बेकार है। अब आपको भी कुछ कहना है? जो भी कहना है मत कहिए, अपने पास रखिए और जाइए यहाँ से। जरा ऊपर देखने का कष्ट करेंगे? साहब आप माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन हम तुझे अच्छे से जानते हैं राजू, तू तो कभी ऐसी अजीब सी चीजें नहीं बनाता था। ये काम कब से शुरू किया? सब ये मैंने नहीं बनाया। देख राजू, झूठ बोलेगा तो फंसेगा, समझा? मामला गंभीर है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की मौत? हाँ, इसलिए जो कुछ भी जानता है हमें सच सच बता दे, इसी में तेरी भलाई है। मैं तो आप लोगों का पुराना खबरी हूँ, आप लोगों से झूठ बोल के मैं खतरा मोल क्यों लूंगा? देख राजू, तू हमें अच्छे तरीके से जानता है, सच उगलवाने के हमें और भी तरीके आते हैं, इसलिए जो कुछ है चुपचाप उगल दे। सच बोलो साहब, ये जो भी बनाने का सामान है ना, मैंने ही बेचा है। अब बोला साहब, ये जो सर्किट के ऊपर निशान है ना, इसको मैं अच्छे से पहचानता हूँ। ये मेरी दुकान का ही माल है। ये सामान तूने किसको बेचा था राजू? दीपू को। कौन दीपू? पिछले हफ्ते तो आया था वो। मैंने उसको पूछा इस सर्किट का तू क्या करेगा, कुछ जवाब नहीं दिया, पैसे दे के चला गया। और क्या जानते हो दीपू के बारे में? वैसे तो वो एक इंजीनियर है, एक अच्छी डिग्री भी है उसके पास, लेकिन फिलहाल वो बेरोजगार है, छोटे छोटे काम करता है और अपना खर्चा चलाता है। दीपू का पता? कौन आ गया? अरे कहीं खोली का मालिक तो नहीं? अरे आ रहा हूं भाई। अरे आप लोग कौन है और इस तरह कैसे घुसे चले आ रहे हैं? अरे कौन है आप लोग? अरे अरे तुम्हारा ही नाम दीपू है? हाँ मैं ही दीपू। कहीं आप लोग, देखिए मैंने पहले ही कहा कि अगले संडे तक खोली का भाड़ा भर दूंगा, आप लोग मुझे खोली से मत निकाला प्लीज। दीपू हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपको क्या काम है मुझसे? साहब मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, कोई गैर कानूनी धंधे नहीं करता। कोई गैर कानूनी धंधे नहीं करते। ये रिमोट और ये ट्रिगर तुमने ही बनाया था ना, दीपक और उदय की जान लेने के लिए? क्यों? ये दोनों चीजें तुमने ही बनवाई थी ना? हाँ साहब मैंने ही बनाया, लेकिन किसी दीपक और उदय की जान लेने के लिए नहीं। तो फिर किस लिए बनाया था? साहब शेखर भाई ने मुझे अपने घर पे बुलाया था ये सारी चीजें बनाने के लिए। यहाँ भी शेखर भाई? ये चीजें तुमसे शेखर भाई ने बनवाई थी? उन्होंने मुझे पैसे दिए थे इन चीजों को बनाने के लिए, लेकिन साहब उन्होंने ये नहीं बताया कि इन चीजों को वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये रिमोट और ट्रिगर बनाते वक्त तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इन चीजों का इस्तेमाल गलत काम के लिए हो सकता है? 2-2 जाने गई हैं तुम्हारी वजह से, 2-2 जाने। 2-2 जाने? हाँ, तुम्हारे बनाए गए इस ट्रिगर और रिमोट का इस्तेमाल किया गया है बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए और जहरीली पिन चुभाने के लिए। साहब मेरा यकीन करो साहब, मैं किसी बॉम्ब और जहरीली पिन के बारे में नहीं जानता हूँ। नहीं जानता? तो शेखर भाई को ढूंढना होगा। और क्या जानते हो तुम शेखर भाई के बारे में? साहब जब मैं उनके घर गया तो वो फोन पे किसी से बात कर रहे थे, उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो ये सारा काम किसी और के लिए कर रहे थे। इसका मतलब इस सब में कोई और भी शामिल है? और क्या सुना तुमने? साहब उन्होंने उससे कहा कि जब तक तुम्हारा काम शुरू होगा मैं जाली पासपोर्ट के जरिए इस देश से फरार हो जाऊंगा। तो तुम्हें उसी वक्त हमें फोन करके खबर करनी चाहिए थी ना, 2-2 जाने बचा सकते थे हम। साहब मुझे माफ कर दो साहब, शेखर भाई जैसे ताकतवर इंसान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया साहब।
सर ये दूसरा आदमी कौन हो सकता है जिसके कहने पर शेखर भाई ये सब काम करवा रहे थे? मुझे तो राकेश पर शक है। स्मृति ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग हमें दिखाई थी, राकेश का नंबर। हेलो सीआईडी, मैं विशाल बोल रहा हूँ। राकेश ने मुझे कैद करके रखा हुआ है। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। विशाल तुम कहाँ हो? सर वो आ रहा है। सर मैं फोन रखता हूँ। मुझे लगता है राकेश ने विशाल को बंदी बना के रखा और दीपक और उदय की तरह शायद उसे भी मार देगा। सर हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस विशाल की जान बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, हमें विशाल को बचाना ही होगा, लेकिन उससे पहले राकेश का फोन ट्रैक करना होगा। पता करना होगा कि ये कॉल आया कहां से था। इस बार राकेश को पकड़ना ही होगा, उसके पार्टनर विशाल को बचाना होगा। इस राकेश ने दो खून किए हैं, तीसरा हम उन्हें नहीं देंगे। लेकिन सर अगर इस राकेश ने इस बार फिर से कोई चालाकी की तो 2 बार तो कर चुका है, अगर तीसरी बार? इस बार ऐसा नहीं होगा। राकेश ने हमें खुद तो फोन किया नहीं, बल्कि इस वक्त वो हमें फोन करके चुनौती देने की प्लानिंग कर रहा होगा। इससे पहले कि उसे कुछ पता चले हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ सर, इससे पहले कि राकेश कोई नया जाल बिछाए, इस बार हम उसे दबोच लेंगे। राकेश, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? बोल। आओ आज फिर से एक खेल खेलेंगे। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चाहे एक और आदमी क्यों ना मर जाए, तुम अपनी उम्मीद मत मरने देना। आज बहुत साहस की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। आज साहस की जरूरत तुझे पड़ेगी राकेश। राकेश, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? सिर्फ नाम ही नहीं, तेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं हम। क्या मतलब है तुम्हारा? इस वक्त हम उस बंगले की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ तूने विशाल को बंदी बना के रखा है। तो मासूम जानों को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन आज तुझ जैसे दरिंदे को रंगे हाथों पकड़कर सजा दिलाएंगे। जरा भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना गोली की आवाज। दोनों को चेक करो जल्दी। विशाल का बचना बहुत जरूरी है। अगर ये मर गया तो सीआईडी के हाथों 3-3। जल्दी से एम्बुलेंस बुला और दोनों को अस्पताल भेजने का बंदोबस्त करो। सर, निखिल उन दोनों को लेकर एम्बुलेंस के साथ गया। सर, इस राकेश को सजा दिलवाने के लिए विशाल की गवाही बहुत जरूरी है। अच्छे से तलाशी लो। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि राकेश ने इस बार सीआईडी को फंसाने के लिए कौन सा जाल बिछाया था। चेक करो। सूरज, ये मोबाइल तुम्हारा तो नहीं? नहीं नहीं, यहीं पर मिला, मैं आप ही को दिखाने के लिए आ रहा हूँ। देखिए। ये तो स्मृति का मोबाइल लगता है। हाँ सर, जब स्मृति हमें उस राकेश का वीडियो मोबाइल में दिखा रही थी तब मैंने गौर किया था, यही की चेन उसके मोबाइल में लगा हुआ था सर। ये मोबाइल टूटा कैसे? सर यहाँ पर ये खून भी है। सर अगर ये मोबाइल स्मृति का है तो इसका मतलब वो यहाँ जरूर आई थी, और यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसका मोबाइल नीचे गिरकर टूट गया और उसे चोट लगी। यहाँ राकेश और विशाल के बीच में जो कुछ भी हुआ वो तो हमें उन दोनों से पता चली जाएगा। एक काम करो, आसपास के क्लिनिक्स में पता लगा। अगर स्मृति किसी भी क्लिनिक में नहीं गई थी तो मदद के लिए डांस अकेडमी जरूर गई होगी। सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में पता लगा स्मृति का? हाँ सर, स्मृति कहीं पे भी नहीं गई थी। एक मिनट, माय गॉड, स्मृति, इसे तो गोली लगी है। हाँ, देखो घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। पंकज जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। फोन क्या? वीडियो। हाँ बताओ। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग? स्मृति? स्मृति? सर, एम्बुलेंस आती होगी। कोई फायदा नहीं पंकज, स्मृति मर चुकी है। स्मृति तो मर चुकी है, और मरने से पहले कोई बताने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी फोन, रिकॉर्डिंग, वीडियो। जरूर स्मृति ने उस मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग करके रखी है जो कुछ भी हुआ है उस बंगले में। स्मृति का फोन भी तो हमें उस बंगले में से मिला था। काम करो, वो फोन साळुंखे के पास भेज दो और उससे कहो
कि किसी भी हालत में वो फोन हो हमें रिपेयर करके चाहिए, क्योंकि उसमें स्मृति ने रिकॉर्डिंग करके रखी है जो कुछ भी उस बंगले में हुआ है। ये स्मृति का मोबाइल फोन डॉक्टर सोलंकी के पास भेज दिया? जी सर, वो मोबाइल ठीक करके लाते होंगे सालुंके सर। बंदे का नाम लिया आप लोगों ने और बंदा आप लोगों के सामने हाजिर। फोन लाया? वो ठीक हो रहा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर क्यों आया? अभी मैं तुम्हें यहाँ पर एक खास बात बताने आऊँ, ऐसी बात जिसे तुम सुनोगे तो हिल जाओ। ऐसी कौन सी खबर देने वाला है तू? एक बात बताओ, तुम्हारी गन इस वक्त तुम्हारे पास है? और किसके पास होगी? हाँ मतलब तुम्हारे पास है। तो एक काम करो, अपनी गन निकालो और उसमें से एक गोली हवा में फायर करो। और पंकज, तुम अपने कान और आंख बंद करो, प्लीज फायर करो। तेरी तबीयत ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक है, एकदम तंदुरुस्त हूँ। तुम फायर करो ना एक गोली हवा में। तू क्या पागल हो गया सालुंके? प्लीज, मैं किसी खास वजह से कह रहा हूँ, प्लीज फायर करो। तू पागल हो गया सालुंके? अरे हवा में। वेरी गुड, खोलो खोलो आंख। अब एक काम करो, ये गन मुझे दे दो। तुझे ये गन दूं? गन मुझे दे दो। मैं पागल नहीं हूँ। गन दो, विश्वास करो मेरा, मैं चलाऊंगा नहीं। ठीक है। विश्वास नहीं है मेरा? बिल्कुल नहीं। थैंक यू। अब तुम्हारी ये गन मेरे हाथ में है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस गन में से अभी अभी जो गोली चली है वो भी मैंने चलाई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि भले वो गन राकेश के हाथ में थी पर गोली उसने नहीं चलाई विशाल पर। एग्जैक्टली। सर, आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं राकेश के हाथ चेक करके आया हूँ हॉस्पिटल में। और राकेश के हाथ पर तुझे गन पाउडर के ट्रेसेस नहीं मिले? बिल्कुल, जरा भी गन पाउडर के ट्रेसेस नहीं। सर, इसका मतलब राकेश ने गन सिर्फ अपने हाथ में पकड़ के रखी थी? जी। मतलब उस वक्त कमरे में? सर, अभी अभी पता चला है कि डेक्सटॉन जहर और उस बॉम्ब बनाने वाले बारूद का बंदोबस्त जीतू नाम के किसी गुंडे ने किया था, और इस जीतू का एड्रेस मिल गया। डेक्सटॉन जहर और बॉम्ब के बारूद का बंदोबस्त किसी जीतू नाम के आदमी ने किया था। जीतू। जीतू, अरे हमें भी चाय पिलाओ। आप लोगों को मेरा नाम कैसे मालूम? कौन है आप लोग? सीआईडी यहाँ पधार चुकी है। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। दो मासूम लोगों की जानें लेकर यहाँ पर चाय पी रहा है। हाँ? ये आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुप! इस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब याद आया कुछ? हाँ सर, पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी सर, इसलिए मैं गुड्डू की बातों में आ गया। गुड्डू? गुड्डू कौन है? वो राणा का छोटा भाई है सर। राणा? अब ये राणा कौन है? कहीं वही राणा तो नहीं जो पैसे लेकर लोगों के खून करता था और जिसे 10 साल पहले हमने उसे किए की सजा दी थी? हाँ सर। मतलब सर, ये गुड्डू अपने भाई राणा की मौत का बदला ले रहा है हमसे। ये क्या है सर? दिन ब दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है इस केस में। ये गुड्डू करता क्या है? वो सर राणा के जैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा है, और आजकल तो वो गुडलुक बिल्डर में पार्टनर बन गया है। क्या गुड्डू पार्टनर है? हाँ सर। मगर सर, गुडलुक बिल्डर्स के तो 4 पार्टनर है, उदय, दीपक, विशाल और राकेश। तो फिर ये गुड्डू कहाँ से आ गया? 5वां पार्टनर? ये गुड्डू रहता कहाँ है? कहाँ रहता ये? सब लोग चौकन्ने रहना, कुछ भी हो सकता है। सर, हम एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं, अपराधी हमें सोचने का मौका ही नहीं दे रहा। दरवाजा खुला? लगता है घर में कोई नहीं है। सर शायद यही राणा है। हाँ, यही है वो राणा जो अपने जमाने में बहुत ही पहुंचा हुआ अपराधी था। कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। आवाज कहां से है? ओह, यहाँ भी स्पीकर और कैमरा। वैसे मानना पड़ेगा, आपकी सीआईडी की टीम बधाई की हकदार तो है ही, अगर आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच ही गए। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ के आने का कष्ट उठाने के बाद भी तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। हमारा साथ बस यहीं तक है। आज यहाँ आपका जीवन का सफर खत्म होगा, हमेशा हमेशा के लिए। वो क्या है ना कि मेरी एक बहुत बुरी आदत है,
सीआईडी से हमेशा एक कदम आगे रहने की। इससे पहले कि तुम यहाँ पर पहुँचो, मैंने यहाँ पर जाल बिछा दिया था। तुम लोगों ने जैसे ही दरवाजा खोला, बॉम्ब का टाइमर शुरू हो गया। अब सांस लेने के लिए बचे हैं तुम्हारे पास 5 सेकंड। अलविदा सीआईडी, अलविदा। श्रेया, निखिल, पंकज, भागो यहाँ से। श्रेया, तुम ठीक हो? निखिल, पंकज, ओके? हेलो, हाँ सर, हम लोग राणा के जले हुए घर के बाहर खड़े हैं सर। सर, अभी भी घर के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। गुड्डू ने हमारे लिए उसके घर के अंदर बॉम्ब लगाया था सर। नहीं सर, हम लोग ठीक हैं, हम लोग बच गए हैं। तो आप अभी भेज रहे हैं सर? ठीक है सर, ओके। क्या हुआ सर? एसीपी साहब का फोन था। डॉक्टर सालुंके ने स्मृति का मोबाइल फोन रिपेयर करवा लिया है। उसमें एक और रिकॉर्डिंग मिली है। कैसी रिकॉर्डिंग सर? उस घर की जहाँ पे हमें स्मृति का मोबाइल मिला। इसका मतलब एसीपी सर का शक सही निकला? हाँ, आ गया एमएमएस। राणा भैया, आज आपके भाई गुड्डू ने आपकी मौत का बदला ले ही लिया। सीआईडी को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। मजबूर हम नहीं, तुम होगे मिस्टर विशाल उर्फ गुड्डू। सीआईडी को मजबूर करने वाले थे घुटने टेकने के लिए। अब तुम हमारे सामने घुटने टेकोगे। इस पानी में क्या मिलाया आप लोगों ने? पानी? उसमें थोड़ा सा एक खास जहर मिला दिया था जो डॉक्टर सालुंके ने हमें दिया। कौन डॉक्टर सालुंके? हमारे डॉक्टर सालुंके। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विशाल ने अपने साथियों को डरा डरा के मारा है, उसी तरह ये जहर उसके पानी में डाल दो और फिर मौत का खौफ उसके चेहरे पे देखो, और हो सके तो उसे रिकॉर्ड भी कर लेना। पंकज, तैयार हो? हाँ सर। तो रिकॉर्ड कर लो इनके आखिरी पल। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। बहुत खेल खेला है तुमने, इतनी जल्दी थोड़ी मरोगे। मैं अभी तुम्हारे पास 3-4 घंटे, खेलो। इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये सारी प्लानिंग मैंने की थी? दोस्त तो राकेश के हाथ में थी। हाँ, हमें भी पहले यही लगा, मगर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। उस स्मृति ने जो रिकॉर्ड किया था फोन पे, उसने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। स्मृति? ये देखो, देख देख स्मृति ने अपने मोबाइल पे क्या रिकॉर्ड किया था। क्या बात है विशाल, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। वो क्या है ना कि उदय और दीपक तो अब रहे नहीं, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे माफ करना दोस्त, अब मुझे विश्वास हुआ कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। राकेश, वो दिन भूल गए जब तुम शेखर के साथ मिलकर मुझे डराते थे, धमकाते थे, और आज इतना भावुक हो रहे हो। अबे बेवकूफ, शेखर कभी तुम्हारा दोस्त था ही। उसका दोस्त सिर्फ पैसा है, पैसा। उसने मुझसे प्रोजेक्ट में हिस्सा मांगा और मैंने उसे हिस्सा देने का वादा भी किया था। जो कल तक तुम्हारा दोस्त था वो मेरा दोस्त है। ये तुमने सही नहीं किया है। और जो तुमने मेरे साथ किया वो सही था क्या? शेखर के साथ मिलकर मुझे डराते थे ना। और वैसे भी सीआईडी को तो शक है ही है कि उदय और दीपक का कत्ल तुमने किया है। विशाल, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। चुपचाप खड़े रहो, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। सीआईडी? मैं विशाल बोल रहा हूँ। राकेश ने मुझे कैद करके रखा हुआ है। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। अब सीआईडी यहाँ पहुंचती ही होगी राकेश को पकड़ने के लिए। विशाल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने हक के लिए। और वैसे भी सीआईडी से मुझे बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। स्मृति, तुम बेवकूफ औरत, बड़ी डिटेक्टिव बनती थी। 1000 बार मैंने मना किया कि मेरा पीछा मत करो, लेकिन मानी नहीं। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे गोली मार दी। वो भाग गई वहां से। मैंने उसका पीछा नहीं किया, ये सोचकर कि घर या अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही दम तोड़ देगी वो अपना। यही गलती कर दी मैंने। मैं ये भूल गया था कि उसने मेरी और राकेश की बातें रिकॉर्ड कर ली अपने मोबाइल में। लेकिन ये मोबाइल तो टूट गया था, फिर आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिली कैसे? हमारे डॉक्टर साहब, इनका नाम डॉक्टर सालुंके है, वो तो मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं कि मोबाइल क्या चीज है। तूने एक नहीं अनेक गलतियां की हैं, समझे? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। सर मैं मरना नहीं चाहता। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। मरना नहीं चाहते? निश्चिंत रहो,
तुम्हारे पानी में जहर नहीं था, सिर्फ केमिकल था, जिससे तुम्हारे गले में खराश होगी, थोड़ी खांसी होगी। शहद ले लेना, ठीक हो जाओगे। और ठीक तो होना ही है तुम्हें, ताकि कानून तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दे सके, सजाए मौत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.